चलिए फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट क्लास में वैसे रिवीजन वाला हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सारी कंडीशंस और यूएक्स ग्राफ वगैरह, वो सब मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, आप वो लेक्चर रिकॉर्डेड देख सकते हो, बिटली लिंक पे अपडेटेड है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो आपकी जो कहानी शुरू होती है, देखिए मान लीजिए हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, ऐसे मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, और नीचे ऐसे ये सरफेस हो गया, इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, तो स्प्रिंग इस पे एक फोर्स करेगा, आप उसको दबाओगे तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है ना, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से आपके पास एक स्प्रिंग फोर्स आएगा। इसके अलावा क्या क्या फोर्सेस आएंगे, और एक इसका वेट आएगा नीचे mg, जिसको हम बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और बताइए बेटा, ये ऑब्जेक्ट जब सरफेस के कांटेक्ट में है तो सरफेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ऑन दी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, इसका मास m है, ठीक है, ऑन दी ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया, एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया, एक स्प्रिंग फोर्स लग गया, और एक और रह गया है फ्रिक्शन वाला फोर्स। इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। सो अगर सबको लिखे हम लोग तो यहाँ पर आपके पास क्या है, फोर्स एक्सटर्नल प्लस में फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग प्लस में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैंने कैसे लिखा कि सेकंड लॉ से हम लोगों ने लिखा एफ नेट क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जितना भी बनेगा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में जो उसने एक्सेलरेशन को अटेन किया। सो यहाँ से ये, इसमें किसी को कोई डाउट बताओ, सभी फोर्सेस का सम नेट फोर्स बनाएगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्लियर है ये चीज सबको? तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एफ नेट दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं ना। यहां से देखो मास एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाय में dt लिख सकते हैं, ठीक है, और डीवी बाय dt को और क्या लिख सकते हो बताओ। यहां से अगर मान लो ऊपर मल्टीप्लाई किया dx से, नीचे मल्टीप्लाई किया dx से, तो dx बाय dt क्या हो जाता है, अगेन v, तो m इंटू में v इंटू में dv बाय में dx, दिस इज इक्वल टू f नेट। इस पे किसी को कोई डाउट यहां तक बताओ। रिएक्शन में देख, आप लोगों की रिएक्शन वाली स्क्रीन खोल लेती हूँ, हम जब करते जाओ जहां तक समझ में आता जा रहा है, ठीक है। कहाँ रखे इस फोन को, इधर, ओके। सो ये चीज अब समझ में आ गई ना। अब dx को मैं इधर ले गई, f नेट इंटू dx दिस इज इक्वल टू m इंटू में v इंटू में dv। तो आप बताओ मुझे कि जो अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो आप, dx से आपके पास एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या ये आपके पास एक स्मॉल वर्क डन नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ये मैंने यहां पर ऐसे क्यों लिखा है, देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, एफ नेट इंटू डी एक्स। देखो वर्क डन होता है एफ डॉट एक्स, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ x, फोर्स लगा f, नेट फोर्स लगा f, डिस्प्लेसमेंट हुआ x। और अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो हमारे पास ये हो गया एफ एक्स कोस जीरो, ऐसे ही होता है, f का मैग्नीट्यूड इंटू में x वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस जीरो इज 1। ये तो हो गया टोटल वर्क डन। मान लीजिए नेट फोर्स लिख दिया, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, आपने लिख दिया टोटल वर्क डन। यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, स्मॉल वर्क डन के लिए मैं क्या लिखूंगी, इसी केस में देखो ये बन गया एफ एक्स। अगर स्मॉल वर्क डन है तो आपके पास क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, यही होगा ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू एम इंटू में वी इंटू में डीवी। आई बात सबको समझ में? अब इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम ई डीवी। अब v जो है, मान लीजिए नेट वर्क डन है, कुछ भी आपके पास नेट फोर्स की वजह से आया, नेट फोर्स जो आपने लगाया तो उसका कुछ ना कुछ वर्क किया है आपने सिस्टम के ऊपर, तो उसका जो स्पीड है वो बदलेगा। तो मान लीजिए इनिशियल स्पीड वी आई है, फाइनल स्पीड क्या है, वी एफ है, विद रिस्पेक्ट टू डीवी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वी आई से वी एफ वी डीवी। अब v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीवी क्या होगा, सिंपल, एक पावर बढ़ाओ डिवाइड
पावर एम वी स्क्वायर बाय में 2, और आप लिमिट्स पुट करेंगे वी आई से वी एफ। तो हमारे पास वर्क निकल के आया क्या, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, एम वी एफ स्क्वायर बाय 2 माइनस एम वी आई स्क्वायर बाय में 2। सो वर्क डन आया एम वी एफ स्क्वायर बाय में 2 माइनस एम वी आई स्क्वायर बाय में 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ ना। यही तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम था या नहीं था, बताओ। यस मैम। तो वर्क नेट जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब नेट वर्क डन में बहुत सारे फोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो फोर्सेज हैं, कुछ फोर्सेज आपके पास कंजर्वेटिव हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव है। हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने फोर्सेज लिए उसको हम स्टडी करते हैं। इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, एफ ई प्लस एफ एस प्लस एफ एन प्लस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस कोई बचा क्या, एफ वी एफ एस एफ जी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, मास इनटू में एक्सेलरेशन। इसको हमने सारे को सॉल्व कर मतलब अभी तो आपके पास चलो मास इनटू एक्सेलरेशन है, फिर इनकी वजह से जो मैंने सारा वर्क निकाला दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहां से देखो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है ना, और आपके पास ग्रेविटी वाला भी कंजर्वेटिव होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। जो आपने ये पूरा निकाल लिया, इसमें वर्क को खोल रही हूँ मैं। इसमें कितने टाइप्स ऑफ वर्क है आपके पास, ये फोर्सेस थे टोटल, इनमें आपके पास एक वर्क निकला है वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक आया आपके पास वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें ये दोनों आ गए, स्प्रिंग वाला भी और ग्रेविटी वाला, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, या आप इसको लिख सकते हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बचा वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये देखो जरा, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट। सरफेस ने परपेंडिकुलर लगाया और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, एफ एक्सटर्नल से आपने उस ब्लॉक को दबाया था ना, तो आपके पास क्या आ रहा है, इसकी वजह से वर्क डन जीरो आ रहा है। सो ये भी आपके पास हट गया, ये जीरो है। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। क्यों है आपके पास जीरो, क्योंकि आपका ब्लॉक इधर है, देखो इधर नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर से जब आपने उसको दबाया है तो इधर आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कोस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास एफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो भी नीचे हुआ मान लो एक्स हो गया, इनके बीच में एंगल कितना हो गया कोस 90, कोस 90 इज जीरो। सो इसका वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के चेंज को आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ से मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, डब्ल्यू सी दिमाग में चमका, डब्ल्यू सी कहीं पढ़ा था। ठीक है, सो मैंने क्या किया, वर्क एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये नॉन कंजर्वेटिव है याद रखना, नॉर्मल नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस में डब्ल्यू सी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस डब्ल्यू सी की जगह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगले पेज पे चलते हैं, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस में यू एफ माइनस में यू आई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ गया, माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से आपके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस में टोटल एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
सबको क्लियर है? ये इक्वेशन अब आपको याद रखनी है। आया सारा कुछ हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क था उसको थोड़ा मैंने पोटेंशियल एनर्जी में बदल दिया, बस इतनी सी कहानी है और इसमें कुछ भी नहीं है। सारे न्यूमेरिकल्स आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 80% में क्या होता है कि आपको वो ये दे देते हैं, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है बेटा। कंजर्वेटिव को तो मैंने पोटेंशियल में चेंज कर दिया ना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, डब्ल्यू को मैं उधर लेगी, डब्ल्यू को ही मैंने पोटेंशियल एनर्जी में बदला है ना। सो आपके पास दो ही बचे, एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपके पास मोर देन 80% केसेस में क्या रहेगा कि वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स वाला 0 होगा, एंड आपको क्या बोलेंगे, स्मूथ सर्फेसेस है, यानी फ्रिक्शन अगर आपके पास 0 है, व्हेन स्मूथ सर्फेसेस, व्हेन स्मूथ सर्फेसेस, उस केस में क्या होगा, ये वाला आपके पास 0 और ये भी 0, तो आपके पास क्या आ गया, EF माइनस में EI इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। या मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये वाली जो बात है इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तो हमको तब लेना है जब फ्रिक्शन भी है, एक्सटर्नल फोर्सेस भी है। अब इस केस में देखो आप लोगों के लिए क्या चीजें इजी हो गई है। पहली बात तो आपको ग्रेविटी वाला जो वर्क है और जो स्प्रिंग वाला जो आपके पास वर्क है वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका ध्यान पोटेंशियल एनर्जी रख लेगा। WC क्या था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसको हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ना। तो आपको ये दो तो निकालने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कौन कौन से, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्सेस, ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। इनके द्वारा किया गया जो काम है वो कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो हमने पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ इस इक्वेशन में सेट कर दिया है। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल निकालनी है। और सिस्टम के अंदर अगर कोई और तरह का फोर्स है, जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से वर्क निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन है उसकी वजह से वर्क निकालना पड़ेगा। सपोज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक सूडो फोर्स होता है, उसकी वजह से वर्क निकालना पड़ेगा। बट आपको सूडो फोर्सेस से रिलेटेड रेयर ही कोई क्वेश्चन मिलेगा, इसी इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अगर सूडो फोर्स होता तो यहाँ पर बस एक और चीज आ जाती, वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स। मान लो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी कोई वर्क होता तो वो यहाँ पर आ जाता, तो वो सारे हमको फिर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं? तो ये जो मैंने स्टार में मेंशन किया है ये तो आपको दिमाग में चिपका लेना है सीधा, कि आपके यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया या विस्कस फोर्स हो गया, कोई भी अदर फोर्स जो आपको मेंशन है कि नॉन कंजर्वेटिव है, वो सारे आ गए इसके अंदर। दैट इज इक्वल टू चेंज इन दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। आपको फाइनल टोटल एनर्जी में से इनिशियल टोटल एनर्जी माइनस करना है। अगर आपको ये बोल दे कि एक्सटर्नल वर्क मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 है, एंड आपको बोल दे कि फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सर्फेसेस है, तो ये दोनों कंडीशंस को 0 करते हैं, तब हमारे पास बनता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्लियर है सबको? बोलो जरा। बनाया सारा वर्क एनर्जी थ्योरम से, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, उससे भी सब निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये मैंने कराया है आप लोगों को, बताओ जरा कैसे करेंगे। एक बॉल है, आपने इसको ड्रॉप किया है, ठीक है, हाइट h से, मान लो ये हाइट h है, यहां पहुंच गए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ड्रॉप करने पर 0, यहां पहुंचे हो आप, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। यूज दिस इक्वेशन जो हमने पीछे किया है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या कंडीशंस दिख रही है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है नहीं लग रहा, बताओ। लगेगा ना, आपके पास फ्रिक्शन गिवन है क्या, एयर फ्रिक्शन वगैरह का भी मेंशन है? नो मैम। तो आपके पास ये नहीं है। प्लस में कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन वगैरह हो? नहीं मैम, ड्रॉप किया है। ये भी नहीं है।
यानी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी जीरो है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, अच्छा ऊपर फ्रिक्शन लिख दिया, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी जीरो है एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, यहाँ ई आएगा। सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जीरो, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है इस केस में क्या बनती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यस और नो, यही बनेगी ना। देखो यहां से देखो, यहाँ ये वाली इक्वेशन बनी थी, ये वाली देखो क्या है यहाँ पर, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें आया आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो ये दोनों जीरो हो जाते हैं, तो हमारे पास ये जो टोटल एनर्जी है फाइनल दैट इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी, यानी आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। तो यहां से आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी ये बताओ, हाफ मास मान लीजिए इसका m हाफ m v स्क्वायर, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसका v हो गया, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो, इसको बेस लाइन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है बताइए, यस mgh। तो जीरो जीरो तो सब गया, मास से मास कट गया, तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट h है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों ही नीचे की तरफ है, तो माइनस माइनस में आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 2, ये जीरो हो गया, माइनस में v स्क्वायर, तो v वही आ रहा ना, √2gh आ रहा है कि नहीं आ रहा मैम, ये कैसे पता चलेगा बेस लाइन कहाँ पे लेनी है, ये बेटा हमको ही थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ हमारा जो प्रॉब्लम है इजी बन रहा है, ठीक है, समझ में आया, ऊपर भी ले सकते हो यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। उस केस में आपके पास क्या होगा, इसका इनिशियल इस यहाँ पर बॉल का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो माइनस mgh हो जाएगा, तो सारे अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन मास m इज अलाउड टू फॉल, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फाइंड elongation ऑफ स्प्रिंग व्हेन मास m इज अलाउड टू फॉल, फॉल वाला जब केस होता है, ठीक है, तब आपको निकालना है कि elongation कितना होगा, जैसे हाथ हटा दो बीच में से, एकदम से वो नीचे की तरफ जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्प्रिंग खिंचेगा, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, एक तो पहली बात वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जीरो है एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, तो सीधा ही हम लोग क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये बात सबको क्लियर है, लिख सकते हैं ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है, जब फ्रिक्शन नहीं है और एक्सटर्नल वाला वर्क डन नहीं है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, मान लीजिए ये जो है खिंच खिंचा के यहाँ पर फॉर अ मोमेंट कहीं जाके रुकेगा ना, उसके बाद वो वापस से ऊपर नीचे ऐसे करेगा, मान लीजिए वो खिंचा, वो जहां तक रुका उस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, मान लो ये x डिस्टेंस नीचे चला गया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, वो रुका ना उस मोमेंट में, तो जीरो ले लिया हम लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा, तो हम लोग एक बेस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में वो नीचे कितना चला गया x, तो ऊपर पॉजिटिव लेंगे नीचे नेगेटिव लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में mgx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, जीरो है वो भी, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो भी जीरो है। एक चीज हमने मिस कर दी यहाँ पर, फाइनल जब वो खिंच के रुकेगा तो एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी तो आएगा ना,
आएगा ही नहीं आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज और आएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में, एक तो आएगी ग्रेविटी वाली, ठीक है, और एक आएगी आपके पास कौन सी, स्प्रिंग वाली। तो यहाँ पर माइनस mgx, एक आएगा आपके पास प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग है, कितना डिस्प्लेस हुआ है वो अपनी मीन पोजीशन से या नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस में 0। तो यहाँ से आपके पास mgx इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक एक्स से एक्स कटा, ठीक है, एक एक्स बचा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2mg में के। ये बात समझ में आई नहीं हो तो दोबारा बता सकते, दोबारा बता देते हैं। देखो, सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन 0, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा रखा, आपने मास के नीचे बस हाथ लगा रखा था, ठीक है, स्प्रिंग बिल्कुल भी अनस्ट्रेच्ड है, वहां कुछ भी आपके पास स्ट्रेचिंग नहीं है, स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे अपने हाथ लगा रखा था, हाथ हटा दिया, ठीक है, तो वो फॉल करेगा, यानी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी 0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है ना, आप सीधा ना ये वाली इक्वेशन की बजाय, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो ये करो एक काम, कि जो हमारे पास उससे पहले वाली इक्वेशन थी वो दिमाग में रखो। एक तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस में इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसे याद रखें। अब जो भी आपको गिवन हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नहीं है, सो सिंपली आपके पास ये जो चीज है इस पूरे के बराबर हो जाएगी, तो यही इक्वेशन आएगा। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आपको या तो सीधा दिमाग में ये आए कि फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं है, तो सिंपली आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को बराबर करना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। सो मैंने कर दिया। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइनल पे बात करते हैं। ब्लॉक आया, नीचे खिंचता गया, फॉल हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है, नीचे खींचा, एक पॉइंट पे आया जहां वो रुका, फिर वो वापस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, जब तक जाएगा जब धीरे धीरे फिर वापस वो किसी पोजीशन पे रुक नहीं जाता। वो रुक जहां जाता है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सो हम कहते हैं यहाँ पर आपके पास नीचे आया, एक जगह रुका, तब उसमें कितना स्ट्रेचिंग है ये चीज हमको देखना है। तो उस समय पर उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, फॉर अ मोमेंट वो रुका, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हुआ, 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालने के लिए मैंने एक बेस लाइन ले लिया, मास m, जो स्प्रिंग जब अनस्ट्रेच था उसको आप मान लो u इक्वल्स टू 0। तो उससे नीचे कितना गया है, x गया है, तो m देखो ऊपर गया होता तो आप क्या बोल देते mgx, नीचे गया है तो क्या बोलोगे माइनस में mgx, ठीक है। सो आपके पास माइनस mgx आ गया। ये तो आया ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हुआ है उसकी वजह से स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, उसके ऊपर एक फोर्स लगा, स्प्रिंग खिंचा, ठीक है, उस स्प्रिंग के ऊपर काम हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो उसमें एक नया पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गया स्ट्रेचिंग की वजह से, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, 0 है, आपने हाथ लगा रखा था तब तो 0 ही थी। पोटेंशियल एनर्जी तब आपकी स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पे थी, उसमें कोई स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन नहीं थी, तो ये भी 0 हो गया। तो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2mg में की। अभी क्लियर है, बोलो जरा। अब भी डाउट है तो बताओ, कहाँ डाउट आ रहा है विशेष। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी वो 0 क्यों हुई? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बेस लाइन आपका 0 है ना, आपका मास जहां रखा है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, ठीक है। प्लस आपका जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड ही नहीं है और कंप्रेस्ड भी नहीं है, तो उसके अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, ठीक है, दोनों ही नहीं है, तो आपके पास 0 हो गया। आई बात समझ में? यस मैम, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर इसमें मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी कि हमने एक प्रॉब्लम किया था कि अगर हम इस मास को धीरे धीरे लेके जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को चेंज ही नहीं होने देते हैं पूरा रास्ता, तो आपके पास क्या होता है, वहां पर धीरे धीरे लेके आए फिर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक तो नीचे mg लगता है और ऊपर आपके पास माइनस के एक्स लगता है, तो वहां से आपके पास x की वैल्यू आती है mg बाय में k।
बट वो आपको तब लगाना होता है जब आपके पास स्लोली आप उसको नीचे लेके जा रहे हैं, बट जब आप फॉल करा रहे हैं तो आप सीधा नहीं लगाओगे, आप ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लगाएंगे। ठीक है, चलो। फाइन इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन मास m इज अलाउड टू फॉल सडनली, एकदम से वो हटा है हाथ और ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे जाएगा, मान लीजिए यहाँ आके रुका फॉर अ मोमेंट, कितना नीचे गया, ये x मान लेते हैं, x अगर ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग कितना ऊपर जाएगा बेटा, x ही तो ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक ही धागे से अटैच्ड है, तो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन मास m इज अलाउड टू फॉल, मास m x से नीचे आया, स्प्रिंग x से ऊपर गया। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इस तरह लिखते हैं हम लोग, या आप ऐसे भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जैसे भी आपको एक तरीका अपना अपना लो कि कैसे इक्वेशन लिखना है, माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जीरो है अगेन, क्योंकि आपने हाथ लगा रखा था, कोई काम नहीं किया है, बस अपने हाथ को रिमूव कर लिया। फ्रिक्शन के वक्त कोई डिस्कशन नहीं है, ये भी जीरो हो गया, तो आप बोल सकते हो ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यस मैम। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये यहाँ पर आके रुका मास, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल डिस्कस करते हैं, पहले पहले काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो रुका तो वो जीरो। ठीक है, और आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, एक बेस लाइन ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इससे कितना नीचे है मास आपका x, तो आपके पास क्या आएगा mgx, बट नेगेटिव में आएगा। यस मैम। एक स्प्रिंग भी तो खिंच रहा है, वो आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ k स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, वो तो जीरो ही थी, शुरुआत में तो सारा सिस्टम रेस्ट पे था ना, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, स्प्रिंग खिंचा ही नहीं हुआ था, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये कितना है, नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है, जब आपने हाथ लगा के रखा है, हाथ हटाने के बाद उसमें क्या हुआ है, स्ट्रेचिंग हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास mgx किसके बराबर हो गया, हाफ के स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास अगेन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2mg बाय में के। क्लियर है सबको, और सेम ही चीज है यहाँ पर भी, देखो जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो आपके बेस लाइन के ऊपर है मास, तो इसलिए यहाँ पर ये जीरो है, और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे है, तो इसलिए ये दोनों ही टर्म जीरो है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब पूरा एक बार स्ट्रेच हुआ, एक बार मोमेंट के लिए रुका, उस समय क्या होगा, जीरो। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में दोनों आएंगे, एक तो मास का जो नीचे गया बेस लाइन से, और एक स्ट्रेचिंग जो हुआ स्प्रिंग का, उसकी वजह से दोनों आएंगे। क्लियर है, यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन करो, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस ब्लॉक स्टॉप्स फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, कहां पर रुकेगा। इसमें क्या किया गया है, देखो एक ब्लॉक लिया 1 kg का, एक स्प्रिंग लगा लिया मैंने इस दीवार पे, और मैंने उसको दबाया, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है ये इसकी नेचुरल लेंथ पे है, यहाँ होता अगर वो नेचुरल लेंथ पे होता, मैंने क्या करा, स्प्रिंग को ऐसे दबाना शुरू किया, 1 kg वाले ब्लॉक पे धक्का मारना शुरू किया, धक्का मारते मारते जब वो 2 मीटर पे आ गया, नेचुरल लेंथ से पीछे कितना चला गया, 2 मीटर, यहाँ पर आके मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं अपने हैंड्स को रिमूव करूंगी, ब्लॉक जाएगा। यस मैम। ठीक है, और कहीं पर जाके रुकेगा, रुकेगा किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा। यहाँ पर दे रखा है ना, जब भी आपको ऐसे मेंशन हो इसका मतलब फ्रिक्शन पिक्चर में है। ठीक है, आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, वो ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये वाली, ये वाली, यहाँ हमारे पास ये जीरो नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन की वजह से वो किसी पॉइंट पर रुका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रुका, और मैं मान लेती हूं क्या कि ये नेचुरल लेंथ से कितना आगे चला गया है, x। क्लियर है सबको, यानी 2 + x पे जाके वो रुक गया।
और आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो ये कि भाई ब्लॉक मान लीजिए अटैच्ड नहीं है स्प्रिंग के, आपने क्या स्प्रिंग लगा हुआ था, आपने धक्का मार के ब्लॉक उसके आगे अड़ा दिया, ठीक है, स्प्रिंग को दबा दिया, देन आप उसको हटा देंगे। तो आपने जब वर्क किया ब्लॉक के ऊपर, आपका किया गया वर्क कहा गया विल बी स्टोर्ड इन स्प्रिंग एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी ना कंप्रेस करके, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स आपके पास एक्सपेंशन पे हो सकता है या कंप्रेशन पे हो सकता है, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है दोनों ही केसेस में, ठीक है। आपने उसको दबाया, मान लीजिए 2 मीटर से दबाया, तो हाफ के 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप साइन कन्वेंशन से भी चलो, अगर नेचुरल लाइन से आगे को पॉजिटिव पीछे को नेगेटिव लेते हैं, -2 का स्क्वायर चलो मान लो, तो हाफ के -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, हाफ के 2 का स्क्वायर। तो इतना उसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गया। अब जैसे ही अपने हैंड्स को आप रिमूव करते हो, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एंड काइनेटिक एनर्जी फिर लास्ट में कहाँ पर यूज हो गई, फ्रिक्शन में वेस्ट होगी ना सारी, तभी तो रुकेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन में इक्वेशन बनाते हैं अपनी। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पहले ही होता है, फिर माइनस में क्या होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इसको ही हम लोग लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये होता है आपके पास प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इसको एक काम करो, बार बार इसमें अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको ऐसे याद करो, इसको आप सीधा ये लिखो ई फाइनल माइनस में ई इनिशियल। अब ई फाइनल क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ई इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वाला याद कर लो, ठीक है। अब ई एफ और ई आई को फिर आप ओपन कर सकते हो, क्लियर है सबको? यहां से इसको हटा ही दो, तुम लोग कंफ्यूज होगे, गलतियां करोगे। सीधा ये ऊपर वाली इक्वेशन को याद रखो। अब मुझे तो डेरिवेशन दिमाग में होता है ना, तो मैं मेरे दिमाग में एक स्टेप पहले वाला पता होता है कि भाई हाँ ये ऐसे आएगा। आप सीधा इसको याद रखिए, प्रैक्टिस के साथ आपको वैसे भी याद हो जाएगा। वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू ई एफ माइनस में ई आई। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब एक्सटर्नल वर्क जो है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो 0 है, मैंने उसको दबाया, दबा के रोक लिया, ठीक है, उसके बाद की सारी स्टोरी है। अभी कोई आपके पास लगातार कोई एक्सटर्नल उस पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा, आपने लगाया, उसके बाद आपने उसको होल्ड किया हुआ है, उस समय आपका लगाया गया वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स 0, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन अब आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए आपका ब्लॉक जो है यहां से यहां आ गया, ठीक है, इसने कितना इधर डिस्प्लेसमेंट किया है 2 मीटर। फ्रिक्शन का आपको सीधा फॉर्मूला पता होता है कि म्यू इंटू में एन होता है। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ऐसे ही तो लगेगा एन, और नीचे क्या लग रहा होगा एम जी, यानी 1 इंटू में जी। सो म्यू इंटू में जी हो गया या नहीं हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और एक उसका वेट आएगा, दोनों बराबर आएगा, तो आपके पास क्या हो गया कि एन इक्वल्स टू एम जी। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिख भी लो म्यू एम जी, एम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू इंटू में जी। अब देखिए ब्लॉक जब आगे की तरफ मूव करेगा, अब ये मूव करेगा आगे की तरफ इधर, ठीक है, तो अब वर्क होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है ना इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए फोर्स एफ ही लिख लो चलो। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मेरे पास है फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर, ये तो 2 दे रखा है, और ये कितना है, कितना लिया मैंने x, तो कितना हो गया बेटा 2 प्लस में x इनटू में कोस। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 180 डिग्री, कोस 180 इज -1, तो माइनस में
एफ इंटू में 2 प्लस एक्स। अब एफ तो आप निकाल चुके, कितना है आपका, माइनस में म्यू जी इंटू में 2 प्लस एक्स, यही आएगा, करेक्ट। अब मेरे पास इस, यहाँ पर मैं इसको पुट कर लेती हूँ, यहाँ पर आ गया माइनस में म्यू जी इंटू में 2 प्लस में एक्स, दिस इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, रुक जाएगा ना फ्रिक्शन की वजह से, तो 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अब स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच्ड नहीं है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, स्प्रिंग उसको छोड़ चुका होगा, तो आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, क्योंकि आपने ये बेस लाइन ले लिया, दोनों ही 0, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से भी, स्प्रिंग की वजह से भी 0 है, माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पहले, अब यहाँ पर भी 0, जब इनिशियल यहाँ पर दबा के आपने इसको रखा हुआ है, बेस लाइन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, सो वो तो आएगा ही नहीं। एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा ड्यू टू स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स। अब ये एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ लास्ट क्लास में कंफ्यूजन हुआ था, मैंने देखो एक्स क्या लिया हुआ है कि नेचुरल लेंथ से एक्स कितना गया है आगे, जो हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है उसमें जो ये एक्स होता है वो होता है उसकी नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस हुआ है स्प्रिंग, आपने कंप्रेस किया था ना पीछे, कितने से कंप्रेस किया है, 2 मीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में, कंप्रेशन हुआ था ना स्प्रिंग का, हुआ था कि नहीं हुआ था, हाफ के इंटू में 2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कि वो कितना, एक्स की वैल्यू जो भी मिलेगी आपको उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो आपके पास कितना हो गया, जो कंप्रेस्ड पोजीशन है उससे कितना आगे डिस्प्लेस हुआ। अगर सवाल ये है कि नेचुरल लेंथ से आगे कितना डिस्प्लेस हुआ, तो सिंपली आपको क्या निकालना था, एक्स निकालना था। आई बात समझ में, बोलिए, कुछ भी कंफ्यूजन है बताओ बेटा, नो प्रॉब्लम, कहां पर अटक रहे हो ये बताओ, नाजो, आवाज आ रही है मेरी, हाँ जी। तो क्या किया हम लोगों ने ये बताओ, एक ब्लॉक को दबाया, ठीक है, कितने से दबाया आपने, 2 मीटर से दबाया, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी, हाफ के इंटू में कितने से दबाया, 2 से दबाया, हाफ के 2 का स्क्वायर, नेचुरल लेंथ से कितना आगे या पीछे किया वो बात होती है, वो जो एक्स लेते हो आप हाफ के एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आपने कंप्रेस किया, आपने वर्क किया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फिर आपने अपना हैंड को रिमूव किया, ब्लॉक भागेगा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा उसको काइनेटिक एनर्जी में, वो कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट आपके पास क्या होगा, फ्रिक्शन में जा रहा होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि सारा का सारा वो फ्रिक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं, हमने कंप्रेस करके उसका स्टडी करना शुरू किया, हमने किया काम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिर हम हैंड रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स 0, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एफ इक्वल्स टू म्यू एन होता है, एन की वैल्यू mg होती है, एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, सो म्यू इंटू में g हो गया। अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या आएगा, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 प्लस में, लेट से आगे कितना चला गया नेचुरल लेंथ से x, 2 प्लस में x, एंगल कितना दोनों के बीच में 180, तो माइनस साइन आ गया, तो माइनस म्यू mg इंटू में 2 प्लस एक्स। सो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी इसके अंदर मैंने पुट किया, जिसमें आपके पास अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया, वो जाके रुका 0, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि बेस लाइन मैंने यही ले लिया जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है, एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी 0, स्प्रिंग उसको छोड़ चुका है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, आपने उसको दबाया था 2 मीटर लेके आगे आगे ले गए थे आप नेचुरल लेंथ से, कंप्रेस कर दिया था, आगे नहीं पीछे ले गए थे, तो 2 मीटर से आपने इसको कंप्रेस कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, हाफ के इंटू में 2 का स्क्वायर, के की वैल्यू अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं 50 न्यूटन पर मीटर, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि कितना आपके पास ब्लॉक नेचुरल लेंथ से आगे चला गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़े इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रॉब्लम्स में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अप द इंक्लाइंड सरफेस बाय द ब्लॉक व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय एक्स। जब आप इसको एक्स से कंप्रेस करेंगे ना, मान लीजिए आपने कंप्रेस किया तो यहाँ आए, ठीक है, ये हो गया एक्स कंप्रेशन, इधर आपने इसको
कंप्रेस किया है। कंप्रेस करेंगे, आप कुछ काम करेंगे, आपका किया गया काम कहाँ जाएगा? इट विल बी स्टोर्ड एज स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। अब जैसे ही आप अपने हैंड्स को रिमूव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। अब इन्होंने बोला है क्या कि भाई आपके पास फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, फ्रिक्शन लिख लीजिए, कोई नहीं है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। तो क्या होगा? फ्रिक्शन में तो नहीं जा रहा, अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा? धीरे धीरे ये ब्लॉक यहाँ पर चढ़ेगा, यहाँ पर आ गया मान लो, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आएगी नहीं। एक हाइट पर जाके वो रुक रहा है ना, तो किस में कन्वर्ट हो रही है वो? बोलो। यहां से क्या होगा? आपने उसको दबाया, आपने काम किया, आपकी करा गया काम किस में गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। अब क्या होगा? जैसे ही आप हैंड रिमूव करोगे, अब ये स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी, अब इंक्लाइन प्लेन आ गया, तो इंक्लाइन प्लेन में वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? या तो फ्रिक्शन होता, वहां यूज हो जाती, बट फ्रिक्शन नहीं है, तो कहाँ यूज हो रही है? सिंगल एक ही जगह यूज हो रही है कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस में ई इनिशियल। सो ये होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो डब्ल्यू ई प्लस में डब्ल्यू एफ। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स तो अगेन जीरो है, ठीक है, मैंने दबाया, मेरा करा गया काम कहाँ गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। तो अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी जीरो है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? वो रुकेगा यहाँ पर आगे, रुकेगा या नहीं रुकेगा? यस और नो? Yes, ma'am. यस, रुकेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी? वो कितना सरफेस से ऊपर है, बेस लाइन इसको ले लीजिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ से कितना ऊपर है ये तो आप निकाल सकते हो ना। अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दे दूं कि कितनी है, सपोज ये ऊपर कितना चढ़ा है, ये चढ़ गया मान लीजिए वाई डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया, ये वाई है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वाई कोस थीटा, राइट, और ये कितना हो जाएगा? Yes, वाई साइन sin थीटा। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए हाइट, बेस लाइन से कितना ऊपर गया है, वही तो आपके पास ग्रेविटी वाला पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है, तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा फाइनल? वाई कोस थीटा, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और साथ में क्या आएगा? एम जी एच होता है ना, तो मास इनटू में जी, मास ऑफ ब्लॉक एम, ये हो गया एच, माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था? जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ब्लॉक का इनिशियली भी जीरो था, बेस लाइन जीरो उसी के ऊपर रखा हुआ है, प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे के का वैल्यू गिवन होगा, एक्स का वैल्यू गिवन होगा, या बोल सकते हैं आपको एक्स निकालो कितना होगा, कितना कंप्रेस करें हम लोग, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइन प्लेन को निकालने के लिए थीटा गिवन होगा, तो वो जो चीजें आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा वो आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब क्या है कि आपको निकालना आना चाहिए कैसे करना है। नहीं आया अभी भी तो मुझे बताओ, बोलो जरा, निखिल मौर्य। मैम वो y cos थीटा और y sin थीटा ठीक लिखे हैं क्या? वाई कोस थीटा नहीं समझ में आया, कैसे आया? मैम sin थीटा तो परपेंडिकुलर होता है ना उसके एंगल ये के। देखो ऐसे, एक सेकेंड, मेरे से सीधी लाइन नहीं बनाई जाती है, देखो ये थीटा है ना, और ये वाई है, तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ, ये परपेंडिकुलर है, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, Yes, तो ma'am. परपेंडिकुलर क्या आ गया? कुछ गड़बड़ करी है मैंने ना,
परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यस परपेंडिकुलर आएगा y sin थीटा। और अगर मैं यहाँ पर कोस थीटा निकालती, कोस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मान लीजिए ये आपके पास आता x, तो x बाय में y, तो x क्या आएगा आपके पास, y कोस थीटा, बिल्कुल सही बात है। वैसे भी अगर वेक्टर फॉर्म में लो, मान लो इधर डायरेक्शन ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कितना है y, मान लीजिए वेक्टर फॉर्म इतना लेंथ गया है, तो नीचे की तरफ y कोस थीटा था और इधर y sin थीटा था। वेरी गुड बेटा। सो आपके पास क्या है यहाँ पर, कोस ना के क्या आएगा, साइन आएगा। आई बात समझ में? यस मैम। किसने बताया है? विशेष नहीं बताया क्या? अच्छा अच्छा, ये x हो गया, x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल दी y कोस थीटा, और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर आया y साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा y साइन थीटा। ऐसे टीचर करेक्शन करते हैं ना रेड पेन से, देखो मेरी करेक्शन हो गई है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला आप लोग ट्राई करना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को फ्रिक्शन का लेना है क्या, इफ द फिगर शोन ऑल द स्मूथ सर्फेसेस है, बिल्कुल डिट्टो चलेगा, ऐसे ही करके देखना है इसको, और आंसर मुझे ग्रुप पे आज कमेंट करोगे, पिछली बार भी तुम लोगों ने नहीं भेजा, ठीक है। मैं अभी आपका इसका पीडीएफ जस्ट आफ्टर द क्लास, मतलब इसका जो पीडीएफ है बिटली लिंक पे डाल दूंगी, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर मुझे भेजेंगे। थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन का और डिस्कशन कर लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन में अगर फ्रिक्शन भी पिक्चर में है तो क्या होगा, बाय हाउ मच डिस्टेंस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। देखो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से आया ब्लॉक घूमता फिरता, यहाँ से क्या है, ये ब्लॉक आएगा नीचे, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और इसको टकराएगा, इसको टकराएगा तो क्या होगा, ये इसको दबाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड फ्रिक्शन में भी यूज होगी, साथ में वो उसका स्प्रिंग को भी दबा रहा है, वहां पर भी उसमें उसका जो एनर्जी यूज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इस ब्लॉक को पकड़े हुए हैं, देन हम उसको छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे नीचे जाएगा, जाके आगे जाके स्प्रिंग को दबाएगा, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या डेटा चाहिए होता है हमको, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू ई एफ माइनस में ई आई, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अगेन जीरो है, हमने बस उसको पकड़ा हुआ था वहां पर और फिर उसको छोड़ दिया, तो ये भी जीरो हो गया। अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसके दो हिस्से हैं यहाँ पर, एक तो आपके पास वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, देखिए यहाँ पर आपको एक म्यू दे रखा है 0.2, एक म्यू दे रखा है आपको यहाँ पर, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके लिए 0.5, तो आप निकालेंगे एक वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, क्योंकि म्यू जो है आपको अलग अलग दे रखा है, अगर सेम होता तो हम लोग एक में ही सारा निकाल सकते थे। सो सबसे पहले इसके लिए बताएं मुझे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, वही म्यू एन ही होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये बताओ मुझे जरा, जब भी इंक्लाइंड प्लेन की बात आए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एमजी कोस थीटा। आप कहीं पर भी इसको देखेंगे, देखो यहाँ पर अगर मान लो ये आपका एमजी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, अगर हम इसको पीछे की तरफ ऐसे ड्रॉ करें, अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ठीक है। सो एम जी कोस थीटा, यहाँ इसका कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एम जी कोस थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, एम जी कोस थीटा। ये फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हम निकाल रहे हैं, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.2, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, एम जी कोस 37 डिग्री, ठीक है। सो 0.2, मास की वैल्यू कितनी है बेटा 1, जी 10, कोस 37 क्या होता है, ट्राइंगल कोस 37 वाला, एम 4/5, या ये 3 4 5, तो ये आएगा आपके पास 4/5। तो यहां से देखो आपके पास क्या बन रहा है, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2, और 4 2 8, तो 8/5 बन रहा है। तो ये तो आया फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन कितना होएगा, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऐसे पीछे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है,
तो ये इस ऊपर वाले पॉइंट से यहां तक जब आएगा तो इसने क्या 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर लिया होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। 37 डिग्री के ट्राइंगल में सारी चीजें पता है हमको। और ये 3 है, 3 है, ये आएगा 5 और ये ऐसे हॉरिजॉन्टली 4 है। तो हमको तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मतलब है ना, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5। ठीक है, एंगल कितना है? 180। सो आपके पास क्या आएगा? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, यहां पर थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये आएगा आपके पास फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास? 5। डॉट करके ऐसे डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो। चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। तो एफ कितना है अपने पास? फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन 8/5 आया है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 है। एंगल कितना है आपके पास? 180, तो माइनस साइन आ जाएगा, कोस 180। सो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया आपके पास? माइनस में 8 जूल। तो ये तो है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन निकाला सबसे पहले, फिर डिस्प्लेसमेंट देख लिया। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 है, तो माइनस साइन आ गया। अब आता है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहां से आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस शुरू होगा, 2 मीटर ट्रैवल करेगा, फिर आपके पास सपोज इसको दबा देगा, ये यहां पर आ गया। कितने से दबा रहा है? सपोज एक्स पे दबा दिया इसने। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे? 2 प्लस में एक्स। तो फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होगा? म्यू इंटू में एन। एन कितना होगा यहाँ पर? बताओ जरा, व्हाट इज एन? हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ ब्लॉक पहुंच गया आपका, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, और इसका मास की वजह से जो वेट होगा नीचे वो क्या होगा? 1 इंटू में जी ना, एम जी, यानी 1 इंटू में जी। ठीक है, 1 जी ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? 1 जी। और म्यू की वैल्यू कितनी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे? 0.5। 0.5। यस, इंटू में 1 इंटू में जी, जी की वैल्यू है 10। कितना हो गया ये? 5। And 5. ठीक है, अब देखो यहां से वर्क डन कितना होगा ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन। एंगल कितना है पहले तो लिख लो, ये होगा एफ डॉट एस। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 5 आया। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2 प्लस एक्स किया ना, 2 प्लस में एक्स। और एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? कोस 180। सो कितना आ गया आपके पास? माइनस में 5 इंटू में 2 प्लस एक्स आ गया ना। आई बात सबको समझ में? यस मैम। अब जो चीजें रह गई हैं वो देख लेते हैं। ये हमने निकाल लिया सारा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। -8 प्लस -8 एंड -5 इंटू में 2 प्लस एक्स, दोनों ही नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? रुकेगा जाके, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? स्प्रिंग पोटेंशियल Yes, एनर्जी आएगी ना, और आप इसको बेसलाइन मान लो, U इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। ठीक है, सो हाफ के एक्स स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। दूसरा आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? 0 है, ब्लॉक पकड़ा हुआ था आपने। एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा बताओ? बेस लाइन से ऊपर कितना है? 3 मीटर, यानी 3 इंटू में जी इंटू में 1। पहले फॉर्मूला लिख लो, एम जी एच। एम जी एच से मुझे वो याद आ रहा है, एम डी एच की देगी मिर्च, ऐसे ही होता है ना, एम जी एच। ठीक है, तो यहाँ पर मास कितना है? 1, जी कितना है? 10, और एच कितना है? 3। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ये बताओ? बेस लाइन से ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पता है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पता है। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें निकाल ली, राइट हैंड साइड की सारी चीजें निकाल ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बन रही है, एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर है सबको? यस मैम। कर लोगे ना अब तो? बस यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट था कि फ्रिक्शन को समझना कि कैसे फ्रिक्शन निकालेंगे इस केस में हम। अदरवाइज ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल तो आप आसानी से बता सकते हो।
अब देखो एक क्वेश्चन, टाइम कितना है अपने पास, अभी है थोड़ा सा. What should be the value of x such that the mass m exerts a force mg on the curved surface at p? क्वेश्चन देखने दो मेरे पास एक बार. हाँ जी, what should be the value of x such that the mass m exerts a force mg on the curved surface at p? भाई ये क्या कह रहा है कि भाई यहां पर जब mg पहुंच जाएगा ना, मान लो आपने इसको दबाया, आपने वर्क किया, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा. जैसे ही आपने उसको छोड़ा, क्या होगा, क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ये ऐसे यहाँ पर आकर कहीं पर ऐसे ऊपर रुकेगा. तो ये बोल रहे कि जब वो पी पर पहुंचता है उस समय पर जो फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर वो mg होना चाहिए, सच दैट, देखो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सच दैट मास m exerts a force mg on the curved surface, यानी मास इस पे जो फोर्स लगाएगा वो mg होना चाहिए, जो सरफेस पे फोर्स लगाएगा. देखो सरफेस पे जो वो फोर्स लगा रहा है या सरफेस उस पे जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, होता है या नहीं होता, बोलो, आवाज क्या आ मैम? रही है. मतलब जो, देखो सवाल क्या है, पहली बात तो इसको ले लो आप x, टू नहीं लो, इसको x ले लो, कि आपने उसको x से कंप्रेस किया है, दिस इज x. आपने मास, ये क्या किया, आपने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग के आगे एक ब्लॉक अड़ाया, ब्लॉक को दबाया, कितने से दबाया, x से दबाया. आपसे सवाल ये पूछा गया भाई x मतलब कितना उसको कंप्रेस करूं, x की वैल्यू बतानी है, कितना डिस्टेंस आप उसको कंप्रेस करें कि जब ये, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो जब आपने कंप्रेस किया तब आपने क्या किया, काम किया, आपका किया गया काम कहाँ गया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गया. अब जैसे ही आप अपना हैंड रिमूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी. काइनेटिक एनर्जी Yes, ma'am. बढ़ाएगी, ऐसे घूमता फिरता ऐसे कहाँ तक पहुंच पाएगा वो तो बात की बात है, कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि स्मूथ ट्रैक है यहाँ पर. तो मान लीजिए यहाँ से गया गया गया, इसने पूछा कि जब वो पी पर पहुंच जाता है उस समय पर जो ब्लॉक है वो कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाए वो mg होना चाहिए. तो कर्व्ड सरफेस पे वो जो फोर्स लगाएगा ब्लॉक, या जो सरफेस उस ब्लॉक पे लगाएगा, वो एक ही तो फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन. और कौन सा है यहाँ पे, और एक्सटर्नली तो मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा रखा, वो गया. मान लो आपके पास ये कर्व सरफेस है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पहुंचा, मान लो यही पहुंचा होता तो आप ऐसे ही बोलते ना भाई, एक एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट. सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, सिमिलरली ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है नहीं लगाता, इक्वल एंड अपोजिट होता है, एक्शन रिएक्शन होता है नहीं होता. तो ये बोल रहे कि जब वो पी पॉइंट पर पहुंच रहा है तो जो वो फोर्स एक्सर्ट करे सरफेस के ऊपर वो mg होना चाहिए. यानी कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होना चाहिए. अब ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर कितना कर रहा है, mg कर रहा है. सपोज सरफेस इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना, लगाएगा या नहीं लगाएगा, Yes, ma'am. ठीक है. अब ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है. और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, देखो कोई भी चीज को सर्कल में चलाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं होता है, नहीं तो चलेगा Yes, नहीं. कोई भी चीज को सर्कल में चलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए. तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अब ये जो कर्व सरफेसेस का रेडियस आपको दे रखा है कितना r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, mv स्क्वायर बाय में r. तो n की वैल्यू क्या है आपके पास, mv स्क्वायर बाय में r है, और n को आपको रखना क्या है, होना कितना चाहिए, mg. ठीक है भाई, ये जो सरफेस ने इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया वो n आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये वाला. और ये जो इस तरफ आपके पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये होना किसके चाहिए, बराबर चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के, तभी आपके पास सर्कल में चलेगा. और इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के ऊपर फोर्स लगाए वो mg के बराबर होना चाहिए. तो कहने का मतलब यही है ना कि mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r हो गया, यानी मास से मास गया, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, gr. अब यहाँ पर हम कंजर्वेशन लगा देते हैं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अभी सारी चीजें चेक कर लेते हैं। एक्सटर्नल की वजह से कुछ भी नहीं है, आपने एक काम किया वो सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद की कहानी है। सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी कुछ नहीं है, बोल रखा है स्मूथ ट्रैक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, मान लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपके पास कितनी वेलोसिटी है, स्पीड है v है। अब इस सर्कल में जा रहा है ना, सर्कल में आपके पास कोई भी चीज घूम रही है, किसी भी पॉइंट पर आप देखो उसका स्पीड कितना है, तो ऐसे दिखाते ना टेंजेंशियली, यस और नो। तो यहाँ पर P पॉइंट पर इसका स्पीड कितना है, v है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, हाफ m v स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना, वो सरफेस से कितना ऊपर है बेटा, रेडियस जितना ही तो ऊपर है। P पॉइंट का आपका बिल्कुल ऐसे सेंटर में दे रखा है, तो आपके पास क्या होएगा mgr माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0, क्योंकि हम इसको बेसलाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो आपने एक चीज निकाल रखी है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, gr, ये वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ m इंटू में gr प्लस में m gr, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। ये बात सबको क्लियर है। अच्छा एक चीज तो रह गई, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा ना। देखो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स 0। कहानी कहां से शुरू होती है, जब आपने इसको दबाया आपका किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, अब से शुरू होगी। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स 0, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन 0, क्योंकि स्मूथ ट्रैक दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल P पॉइंट पर कितनी है, हाफ m v स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वो सरफेस से कितना ऊपर है ब्लॉक, ये जो डिस्टेंस है ये r है, mgr। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 0, पर शुरू में आपने दबाया तो था ना उसको, तो वो आपके पास क्या आएगा, हाफ k x स्क्वायर, ठीक है। यस मैम। हाफ प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, ये हाफ mgr प्लस mgr कितना हो जाएगा, 3mgr, 3/2 mgr प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में mgr माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, हाँ यहाँ पर माइनस आएगा ना, ये माइनस पूरा बाहर है, ऐसे ले लो प्लस में, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। यानी हाफ के एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 3/2 mgr। यहाँ से फिर आप x निकाल सकते हो, k की वैल्यू वगैरह आपको दे रखी होगी, मास दे रखा होगा, g दे रखा होगा, r दे रखा होगा, तो आप x बता सकते हो भाई कितना उसको कंप्रेस करना पड़ेगा कि वो आपके पास P पॉइंट पर जाके सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगाए, mg लगाए। तो सरफेस पे वो अगर mg लगा रहा है तो सरफेस पलट के कितना फोर्स लगाता है, mg ही लगाएगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यानी वो नॉर्मल रिएक्शन, दूसरी बात किसमें यूज हो रहा है कि सर्कल में घुमाने के लिए यूज हो रहा है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाय आर। तो mv स्क्वायर बाय आर किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया, तो v स्क्वायर निकल गया। फिर हमने आपकी जो ये इक्वेशन है इसको यूज करके फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। क्लियर है सबको, यस मैम। ठीक है। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, ये वाला और ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आपके आए हुए क्वेश्चन है ये पेपर में, एक बार ये ट्राई करना। फिर अगला फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले में भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे ही चलेंगे। अब जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो चेन प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, प्लस ये वाले दोनों क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम, मैंने PDF शेयर कर देना।